नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण द्विवेदी आप सभी मित्रों का अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे मित्रों, हम लोग यहाँ इस चैनल पर पढ़ रहे थे पर्यावरण, और इसकी पहले वाली क्लास में मैंने पर्यावरण प्रदूषण नाम का टॉपिक स्टार्ट किया था। आज मेरा ये उसका दूसरा पार्ट है, जिसमें मैं आप लोगों को विस्तार में बताने वाला हूँ वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। आप लोगों को बता दूं कि इसकी बेसिक जानकारी मैंने पिछले वाले लेक्चर में दी थी, तो आप उसको जाकर देख लें, तभी ये लेक्चर आपके लिए कीमती होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखी। ये टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंट पॉल्यूशन कहलाता है। वायु प्रदूषण के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। प्यारे मित्रों, हमने यहाँ पर परिभाषा लिख रखी है एयर पॉल्यूशन के बारे में। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से गैसों की निश्चित मात्रा व अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है। इसको बोला जाता है, जब अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है तो उसे बोला जाता है वायु प्रदूषित हो गई है। इसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि विषाक्त गैसें, मतलब जो पॉइजनस गैसें हैं, साथ में कणकीय पदार्थ जिसमें पार्टिकल्स हैं, जब हमारी शुद्ध वायु में मिल जाते हैं तो उसे कहा जाता है वायु प्रदूषण। तो आपको सिंपल शब्दों में समझना होगा कि वायु प्रदूषण क्या है। जो हमारे वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं, उसमें एक निश्चित मात्रा प्रकृति ने दे रखी है। तो जब उस प्रकृति की जो कंसंट्रेशन है, हमारे साइंटिस्टों ने रिसर्च करने के बाद देखा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन इतने % है, ऑक्सीजन इतने % है, जब उसकी मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, वो मानवीय कारण भी हो सकता है या कोई और प्राकृतिक घटना की वजह से हो सकता है। तो जब वो सांद्रता उसकी गैसों की चेंज हो जाती है तो उसे बोला जाता है वायु प्रदूषण। वही मैंने लिखा हुआ है, अवांछनीय परिवर्तन हो जाना गैसों की मात्रा पे और उसके अनुपात पे, तो उसे बोला जाता है वायु प्रदूषण। और आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर गैसों की मात्रा भी लिखी हुई है। प्यारे मित्रों, हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78.09% होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है। आप लोग इसी सीक्वेंस में याद रखें, क्योंकि इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले नंबर पर नाइट्रोजन गैस होती है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन गैस होती है। इसकी मात्रा होती है 20.95%। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आर्गन होती है 0.93%। चौथे नंबर पर प्यारे मित्रों यहाँ पर होता है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इसके अलावा मैंने अन्य में बहुत सारी गैसें आती हैं, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ऐसी बहुत सारी गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो ये एक निश्चित मात्रा हमारे वायुमंडल में है, और जब इसमें कोई परिवर्तन हो जाता है तो इसी को बोला जाता है क्या? वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। तो ये तो जस्ट एक परिभाषा थी, आपको समझने के लिए फैक्ट आप याद रखिएगा। अब आपको ये समझना होगा कि वायुमंडल में जो वायु प्रदूषण होता है वो किन किन माध्यमों से होता है, कौन कौन सी गैसें हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। तो इसके आपको समझने के लिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए जाते हैं। आज जानते हैं कि आजकल इंडस्ट्री का जमाना हो गया है, हम सेकंड फेज ऑफ डेवलपमेंट में चल रहे हैं। तो उद्योग, जो इंडस्ट्री लगाई जाती है, उनमें जो चिमनियां लगाई जाती हैं, उनमें से जो गैसें निकलने के लिए बहुत सारी चिमनियां लगाई जाती हैं, ऊपर लगाई जाती हैं, तो उनमें से बहुत सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं। अब वो हानिकारक गैसें मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड जो निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO फॉर्म में लिखते हैं, इसके अलावा CFC जिसे क्लोरो फ्लोरो कार्बन बोला जाता है, क्लोरो फ्लोरो कार्बन बोला जाता है, मरकरी, फास्जीन, रेडियोधर्मी तत्व, ये हमारे इंडस्ट्रीज जो लगाते हैं वहां पर ऐसे गैसें निकलती हैं जो हमारे वायुमंडल पर आकर के हमारी जो वायुमंडल की गैसें हैं इनसे मिल जाती हैं और वायु प्रदूषण करती हैं। इसके अलावा और जो गैसें वायुमंडल में प्रदूषण का काम करती हैं, सड़कों पर अनेक तरह के वाहन चलते हैं, कार चलती हैं, बाइक चलती हैं, बहुत बड़े बड़े एरोप्लेन चलते हैं, तो इनसे भी बहुत सारी गैसें निकलती हैं। ये भी हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसके अलावा जो सड़कें में वाहन चलते हैं, उन पेट्रोल या डीजल से चलते हैं, तो उनमें सीसा, लेड निकलता है, एक विषैला धुआं जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। आपने देखा भी होगा, बड़ी सिटी में आप चले जाइए तो वहाँ सिटी के अंदर धुआं सा छाया रहता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसें निकलती हैं। अधजल हाइड्रोकार्बन, मतलब आप देखें बहुत पुअर एरिया में जाइए तो वहाँ मिट्टी का तेल यूज किया
जाता है तो मिट्टी के तेल से ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अधजल मात्रा में, अधजल मतलब कम मात्रा में जला हुआ। इसके अलावा जैसे हमारे बड़े बड़े जंगलों में आग लग जाती है, हमारे किसान मित्र जो होते हैं पराली जलाते हैं, ऐसे बहुत सारे पर्यावरण प्रदूषण के कारण बनते हैं। तो इन्हीं फैक्टर को अपन डिटेल में अब डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मैंने 2 पॉइंट आपको समझाए कि कहाँ कहाँ से एयर पॉल्यूशन होता है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। आइए नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं कि प्रमुख प्रदूषक कौन कौन से हैं और इनके प्रभाव क्या होते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि ये प्रदूषक हैं जो वायुमंडल में प्रदूषण का काम करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताए। तो इनके प्रदूषक हैं, ये हमारे वायुमंडल में, हमारे जीवन में रह करके किस तरह से प्रभावित करते हैं हमारे जीवन को। ये वायु प्रदूषण किस तरह से हमारी लाइफ साइकिल को परिवर्तित करता है, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्रदूषक लिखा हुआ है, ये प्रभाव लिखे हुए हैं। तो ये प्रदूषक, यहाँ पर मैंने प्रदूषक लिखे हैं, वहां पर इनके होने वाले प्रभाव लिखे हैं। तो देखिए एक गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे मैंने अभी आपको बताया कार्बन मोनोऑक्साइड यहां निकलती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होती है, एक फैक्ट आप बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, थोड़ा विस्तार से बताता हूं। दम घोटू गैस का मतलब क्या होता है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ जाती है तो हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों होती है मैं समझाता हूं, थोड़ा आपको ऊपर में मिटा देता हूं। देखिए आप डेफिनेशन को आप इसी तरह से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको काफी आइडिया मिलेगा। ये पूरा पर्यावरण के टॉपिक में आपको 3 से 4 लेक्चर में कवर करूंगा, तो आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। तो देखिए पॉइंट की बात बताता हूं, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपको बता दूं कि जब वायुमंडल में होती है तो एक बात आप जान लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की जो हमारी ऑक्सीजन गैस है ना, हमारे ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में है और हम लोग क्या ऑक्सीजन गैस लेते हैं। तो जो ऑक्सीजन गैस होती है ना, ऑक्सीजन गैस हमारे हम लोग सांस में ले लेते हैं और हमारे खून में चली जाती है, हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाती है। ये ऑक्सीजन गैस नॉर्मल ये होता है। लेकिन जब वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन से हमारे खून में मिल जाती है। जो ऑक्सीजन मिल रही थी अब वो कौन मिलने लगती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर आप पूछेंगे सर ये क्यों मिलती है, तो इसलिए मिलती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता है ऑक्सीजन से लगभग 250 से 300 गुना ज्यादा होती है। इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे खून में मिल जाती है और फिर चूंकि ये पॉइजनस गैस है तो हमारे ये में लिखा है कि रक्त के हीमोग्लोबिन में मिल जाती है और क्या बना लेती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन मिले तो कौन बन गया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और फिर क्या करते हैं, जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मिल जाती है हमारे अपने हीमोग्लोबिन से तो ये ब्लड में चली जाती है, तो फिर ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाती है। ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाती तो हमको सांस लेने में दिक्कत आती है और हमारे फेफड़े धीरे धीरे पिचकने लगते हैं और अंत में हमारे शरीर में पॉइजन फैल जाता है और अंत में मृत्यु हो जाती है। आप लोग कभी देखे भी होंगे कि किसी फैक्ट्री में आग लग गई, किसी बड़े मकान में लग गया, तो आप सुनते होंगे कि 10 लोग वहां पर उनके दम घुटने से मृत्यु हो गई। इसी वजह से इसको दम घोटू गैस कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आप याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरीन गैस, मैंने लिख रखा है जिसका फुल फॉर्म यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है Cl। बोले तो क्लोरीन, तो क्लोरीन गैस हमारे वायुमंडल में कैसे निकलती है, अब मैं आपको बताता हूँ क्लोरीन गैस कैसे निकलती है। आप लोग बहुत तरह के कपड़े पहनते हो कि नहीं, अलग अलग कलर के, जिससे मैं ब्लू कलर की टी शर्ट पहन रखा हूँ। तो जो कलर जो बनता है हमारी टी शर्ट का या जितने भी कपड़े बनते हैं वो कलर बनता है, इस प्रोसीजर को बोला जाता है ब्लीचिंग। आप ये वर्ड याद रखिएगा, साइंस का टर्म है क्या, ब्लीचिंग। तो ये ब्लीचिंग की प्रोसीजर में कौन सी गैस निकलती है, क्लोरीन गैस। हम तो अपने कलर कपड़े करने के लिए ब्लीचिंग किए, लेकिन निकली कौन सी गैस, क्लोरीन। और ये क्लोरीन गैस हमारी आंखों को खराब कर देती है, नाक में सांस लेने में दिक्कत आती है, गले में सूजन हो जाती है। इसके अलावा स्मोक वगैरह की भी समस्या होती है। ये एक फैक्ट इसके प्रभाव हो गए। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स ये है एस्बेस्टास। एस्बेस्टास हमारी जो चिमनियां वगैरह होती हैं यहाँ पे इंडस्ट्री में निकलता है, इसकी वजह से एक रोग हो जाता है, एस्बेस्टोसिस रोग हो जाता है, याद रखना है, एस्बेस्टोसिस रोग हो जाता है। इसकी वजह से भी हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, इवन कैंसर वगैरह भी इसकी वजह से हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे मित्रों, लेड
और नेक्स्ट पॉइंट है फिर मरकरी और रेडियोधर्मी। तो जो ये तीनों तत्व जो होते हैं, मैंने आपको लेड मतलब सीसा, मरकरी मतलब पारा और रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं, ये इन्हीं इंडस्ट्री वगैरह में निकलते हैं। इसकी वजह से कैंसर होने की संभावना रहती है। आप इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पीबी का मतलब सीसा है और एचजी का मतलब पारा है। नेक्स्ट गैस है प्यारे मित्रों फॉस्जीन गैस। ये फॉस्जीन गैस भी कहाँ निकलती है, इंडस्ट्री वगैरह में निकलती है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है। तो फॉस्जीन गैस जब वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमको खांसी होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और ऐसी बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट गैस है नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस आपको पता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो जब कभी ये इंडस्ट्री वगैरह में नाइट्रोजन गैस की मात्रा बढ़ जाती है तो NO2 गैस बन जाती है और नाइट्रस ऑक्साइड बनने की वजह से हमारे फेफड़ों में जलन, हमारी त्वचा में जलन होने लगती है और फेफड़ों के रोग हो जाते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों सल्फर डाइऑक्साइड। अब वायुमंडल में क्या होता है, जब वायुमंडल इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्री से सल्फर कई बार निकलता है चिमनियों के माध्यम से और सल्फर हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद है। तो ये सल्फर जो निकलती है इंडस्ट्री से तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनने की वजह से जब वायुमंडल में आ जाती है धीरे धीरे हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इसकी वजह से सिर दर्द, उल्टी आना, सांस लेने में दिक्कत और यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है अम्ल वर्षा। अब ये सब समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं। अम्ल वर्षा को समझो क्या है। अम्ल वर्षा क्या है, एसिड रेन इसको बोला जाता है। और कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्ल वर्षा में कौन कौन से तत्व होते हैं, किसकी वजह से अम्ल वर्षा होती है। देखिए वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड मैंने बताया, सल्फर डाइऑक्साइड है, क्यों चिमनियों से निकली सल्फर और वायुमंडल में है ऑक्सीजन, इससे बनी सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फर डाइऑक्साइड हमारे आसपास चारों तरफ वाटर होता है, इससे मिलकर बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। और ये जब सल्फ्यूरिक एसिड होती है बन जाता है वायुमंडल में, जब आसमान से बारिश होती है, ये पानी से बारिश होती है, वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड है तो क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनती है। इसी वजह से कहा जाता है कि जो बरसात का पहला पानी होता है उसमें नहीं नहाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें अम्ल एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, हमारे शरीर में खुजली होने के चांसेस रहते हैं। इसे बोला जाता है अम्ल वर्षा, एसिड रेन बोला जाता है, यही एसिड रेन है। तो ये मैंने लिखा हुआ है अम्ल वर्षा। नेक्स्ट है प्यारे मित्रों सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस के नाम से जाना जाता है। क्या? क्रैकिंग गैस। क्यों बोला जाता है इसको क्रैकिंग गैस, आपको बताता हूं। जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ना, सल्फर डाइऑक्साइड क्रैकिंग गैस इसलिए बोला जाता है कि जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस किसी यदि पत्थर एरिया या किसी मकान में इसको चलाया जाए तो उस बिल्डिंग में धीरे धीरे क्या होने लगता है, क्षरण होने लगता है, वहां पे पत्थरों में कटाव होने लगता है। इसी वजह से क्रैकिंग गैस इसको बोला जाता है। किसको? इस सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस बोला जाता है। देखिए आपको एक फैक्ट बता दूं कि जो हमारा ताजमहल है ना, ताजमहल में कहा जाता है कि अम्ल वर्षा होने की वजह से वहां पर जो उनकी चमक है वो धीरे धीरे क्षरण हो रहा है। क्यों क्षरण हो रहा है? इसी क्रैकिंग गैस की वजह से। क्या हो रहा है, वहां पर इंडस्ट्रीज बहुत सारी लगी हुई मथुरा के एरिया के आसपास, तो वहां पे ये सल्फर डाइऑक्साइड निकली, वायुमंडल में पानी है, ऑक्सीजन है, तो वहां पर बन गई क्या, ये एसिड H2SO4 बन गया, एसिड बन गया और वो धीरे धीरे चट्टानों पर जो ताजमहल की दीवारें हैं वहां पर गिरता रहता है। इसकी वजह से उनका क्षरण होने लगता है। इसलिए कुछ दिन पहले सरकार ने वहां पर जो मथुरा के आसपास इंडस्ट्रीज थी उन पर बैन लगा दिया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। सल्फर डाइऑक्साइड को बोला जाता है क्रैकिंग गैस। आइए और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है मिक। मिक क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। प्यारे मित्रों प्लीज इससे कंफ्यूज नहीं होना। कुछ स्टूडेंट मिथाइल आइसोसाइनेट कर देते हैं, साइनेट नहीं करना, साइनाइड ही करना है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन गलत हो जाता है। कैसे? क्योंकि वहां पे लिख देता है मिथाइल आइसोसाइनेट। क्वेश्चन मिक का फुल फॉर्म पूछता है तो आपका जवाब होगा क्या? मिथाइल आइसोसाइनाइड। और मैंने एक फैक्ट लिखा हुआ है 3 दिसंबर 1984 और अगला फैक्ट लिखिए, ये भोपाल में क्या हुई थी? दुर्घटना हुई थी। कब? 1984 में एक भोपाल ट्रेजेडी कांड हुआ था। वहां पर एक गैस लीकेज हो गई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है मिक। इसकी वजह से हजारों की संख्या में लोग वहां पर मर गए थे। उनके ब्लड में जाने से, उनका जो लंग्स में जाने से उनका लंग्स कोलैप्स हो गया था इस गैस की वजह से। आपको बता दें साइनाइड बहुत पॉइजनस गैस है, एक विषैली गैस है।
तो ये गैस रिसाव होने की वजह से भोपाल में ट्रेजेडी आज भी याद रखी जाती है। 2-3 दिसंबर 1984 को घटना हुई थी, ये भी याद रखना है। इसके अलावा भारत सरकार ने जो वायुमंडल में वायु प्रदूषण होता है, इस वायु प्रदूषण को रोकने के लिए एक अधिनियम भी लाया था, वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम। इसकी बहुत सारी बातें इसमें कही गई थी कि एक क्राइटेरिया बना दिया गया है, चिमनियों में इतने स्टैंडर्ड का, उतनी ऊंचाई पर चिमनियों को लगाया जाएगा, और जो पेट्रोल वगैरह हैं इतने स्टैंडर्ड के पेट्रोल होंगे। ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया इस अधिनियम के में बताई गई थी। आपको बस याद ये रखना है कि भारत सरकार वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब लाया था? 1981 में। तो ये तो मैंने आपको प्यारे मित्रों वायु प्रदूषण के बारे में बताया, कैसे इसको बचा जा सकता है इससे। और अब मैं इसको आपको बताता हूं इसके रोकने के उपाय। यदि वायुमंडल में वायु प्रदूषण हो रहा है तो हम सब आप सबके लिए ये नुकसानदेह है, इससे हमारी लाइफ साइकिल में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, तो हमें इसको रोकने की पूरी कोशिश करना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कुछ इसके उपाय, हम कैसे कैसे इस वायु प्रदूषण को बचा सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। एक है वृक्षों को बढ़ावा देना। आप कहा जाता है कि वृक्ष ही हमारे मित्र हैं। एक फैक्ट आपको याद रखना है कि वृक्षों से मुझे याद आया, एक सुंदरलाल बहुगुणा थे, वो उत्तराखंड के चमोली जिला में, आपको याद हो पिछले लेक्चर मैंने कवर किया था, तो वहां पर जो चिपको आंदोलन चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने, इन्हीं वृक्षों को बचाने के लिए। तो कुल मिलाकर हमें वृक्षों को बढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए? बहुत सारे ट्री प्लांट करना चाहिए, हमारी रोड के किनारे भी प्लांट करना चाहिए, घरों में प्लांट करना चाहिए, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, और खासतौर पर जो उपयुक्त प्लांट है उनको नहीं काटना चाहिए, और जो अनुपयुक्त प्लांट है वहां पर उनको काटकर नए प्लांटेशन आप कर सकते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इंडस्ट्रीज हमेशा ऐसी जगह प्लांट करें जो सिटी के बाहर हो। एक क्राइटेरिया बनाए, मैंने यहाँ पे लिखा है शहर के बाहर इनको प्लांट करना चाहिए। उद्योग धंधे हमेशा शहर के बाहर निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है, इसकी वजह से हमारे प्रदूषण होने की संभावना रहती है। तो इंडस्ट्रीज जो है, उद्योग धंधे हैं, हमेशा शहर के बाहर लगाना चाहिए। चिमनियों में फिल्टर लगाना चाहिए, जो चिमनी वगैरह लगाई जाती हैं तो फिल्टर लगाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जब फिल्टर लगा देंगे तो जो गैसें निकलती हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो वहां पर फिल्टर होकर वहीं पर रुक जाएंगी, फिर बाद में उनका अपन डिग्रेड कर सकते हैं। ठीक है। तो चिमनियों में फिल्टर लगाएं। इसके अलावा जो चिमनियां होती हैं पर्याप्त मात्रा की ऊंचाई पर लगाना चाहिए, इसकी वजह से वो गैसें हैं तो हमारे वायुमंडल पे नहीं आने पाएंगी, ऊपर चली जाएंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इंडस्ट्री के बारे में, इस तरह आप रोक सकते हो। इसके अलावा कार में पेट्रोल और डीजल जो अपन यूज करते हैं, तो सरकार को एक मानक निर्धारण करना चाहिए, और इनमें क्या है, और शीशा रहित पेट्रोल वगैरह यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है घरों में धुआं रहित ईंधन उपयोग करना चाहिए, और जैसे गैस चूल्हा को बढ़ावा देना चाहिए। हम ऐसे जो हमारे गैस चूल्हा यूज करने से क्या होता है, जो हम बहुत पहले हमारे गांव में क्या होता था कि किसान मित्र या फिर महिलाएं जो होती हैं घर में रहने वाली, लकड़ी और कंडे से खाना बनाती थी, उसको छोड़ करके उसमें पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो हम चूल्हा वगैरह यूज कर सकते हैं, गैस चूल्हा। देन नेक्स्ट पॉइंट है प्यारे में, तो जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन और यहाँ देन जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना चाहिए। यहाँ पर जीवाश्म ईंधन में जैसे पेट्रोल है, डीजल है, इनके उपयोग को इंडस्ट्री में कम करना चाहिए, वाहनों में इसके उपयोग को कम करना चाहिए। इनकी जगह हम क्या कर सकते हैं, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हमारे वाहनों में, टायरों में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो जीवाश्म ईंधन को कम करके हम सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे सकते हैं। सौर ऊर्जा के अलावा हम यहाँ पर ज्वारी ऊर्जा को बढ़ावा दे सकते हैं। अब आप पूछेंगे ज्वारी ऊर्जा क्या होती है? ज्वारी ऊर्जा होती है जो ज्वार भाटा वगैरह होते हैं वहां पर लगा देते हैं, और उस पानी की एनर्जी को हम यूज करके और फिर इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ज्वारी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर जीवाश्म ईंधन की जगह। इसके अलावा ज्वारी पवन ऊर्जा का भी यूज कर सकते हैं। पवन हमारे राजस्थान के रेगिस्तान वाले एरिया में हवाएं बहुत तेज चलती है, वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जल ऊर्जा को भी अपन यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से प्यारे मित्रों हम जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करके ऐसी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, इससे पर्यावरण प्रदूषण होने की संभावना कम होगी। देन पराली को जलाने से रोकें। इसके आप देखते हैं कि आजकल किसान मित्र जैसे ही उनका फसल का काम पूरा होता है तो बहुत सारी पराली को जला देते हैं, वायुमंडल में पूरे स्मोक फैल जाता है, तो इसको कम कर सकता है। सरकारी प्रयास करना चाहिए। अब देखिए किसानों के पास बड़ी समस्याएं होती हैं, तो किसानों के पास ये पराली जलाना और पराली को खेतों में डालकर ऊपर से मिट्टी डालकर ऐसा करना थोड़ा कठिन काम हो जाता है, क्योंकि किसानों के पास पैसा कम होता है। तो सरकार को क्या करना चाहिए कि सरकार क्या करे, वहां पर अपना प्रयास डाले, पराली को खरीद कर उससे हम एल्कोहल वगैरह और पेट्रोल डीजल ऐसे बहुत सारे ईंधन बना सकते हैं, और सरकार इसके लिए सब्सिडी दे सकती है किसानों को, तो किसानों को भी इंटरेस्ट पैदा
हो कि चलो हम इस पराली को सरकार को दें या किसी बिजनेसमैन को दें, वो हमें पैसा दे देगा। तो एक तरह से सरकारी एफर्ट भी लाना चाहिए। इसके अलावा सरकार को बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाना चाहिए जिससे ऐसे वाहन चलें जिसमें पर्यावरण प्रदूषण कम हो। जैसे मैंने लिखा है BS6 वाहन चलाना चाहिए। तो ऐसे सरकार जब तक इसमें अपनी इच्छा शक्ति नहीं दिखाएगी, साथ में हम सब लोग जब तक इच्छा शक्ति नहीं दिखाएंगे इस पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए, तब तक प्रदूषण रोकना असंभव है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो प्यारे मित्रों, मैंने यहाँ पर वायु प्रदूषण के बारे में आज डिटेल में चर्चा किया। नेक्स्ट लेक्चर मेरे जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण में होने वाले हैं, तो आप लोग बने रहें मेरे साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।